स्टेंडाल सिंड्रोम एक ऐसा रेयर कंडीशन है जिसमें एक इंसान किसी सुंदर कला या इमारत को देखकर उसमें इतना खो जाता है कि उसके शरीर और दिमाग पर अजीब सा असर पड़ने लगता है। इस कंडीशन की वजह से वो इंसान अपने आप पर काबू नहीं रख पाता और यही सिंड्रोम 1996 की फिल्म द स्टेंडाल सिंड्रोम का थीम है। इस सिंड्रोम का इस फिल्म से क्या कनेक्शन है, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो शुरू होने से पहले सब्सक्राइब जरूर करें। इटली के फ्लोरेंस शहर में एना नाम की लड़की अपने किसी काम को पूरा करने आई है, मगर अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए जब वो एक म्यूजियम में गई तो म्यूजियम की पेंटिंग्स में वो इतना खो गई कि उसे लगने लगा कि पेंटिंग्स में नजर आ रही चीजें और लोग उससे बातें कर रहे हैं। एना को उस वक्त हेल्यूसिनेशंस होने लगे और पेंटिंग्स देखकर वो बहुत ज्यादा बेचैन होने लगी। इससे पहले कि उसे वो आदमी नजर आता जिसे वो ढूंढने आई थी, वो बेहोश होकर नीचे गिर गई। एना असल में एक डिटेक्टिव है जो किसी सीरियल किलर को ढूंढ रही है, पर उसे पकड़ने के बजाय वो अपने हेल्यूसिनेशंस में खो गई और किसी तरह उसे संभाल कर वहाँ से बाहर निकाला गया। उस वक्त अल्फ्रेडो नाम का आदमी उसका सामान उसके पास लेकर आया, मगर किसी ने एना की बैग से उसकी बंदूक चुरा ली थी। अल्फ्रेडो ने एना की मदद तो की, मगर एना इतनी खोई हुई थी कि वो ये भी समझ नहीं पाई कि उसके आसपास कौन है और आखिर वहाँ हो क्या रहा है। एना को अब ये तक याद नहीं था कि वो खुद है कौन, और अपने होटल में वो अपनी पहचान पता करने की कोशिश करने लगी। एना को अपना नाम और अपनी बीमारी के बारे में पता चल गया और दवाई लेते ही उसे बेहतर महसूस हुआ। कुछ देर तक सब ठीक रहा, मगर अचानक उसे सामने मौजूद पेंटिंग में से आवाजें सुनाई देने लगी और फिर एक बार वो हेल्यूसिनेशंस में खोकर अपने अतीत में पहुंच गई। उसे याद आया कि वो एक डिटेक्टिव है जो रोम में हुए कत्ल को इन्वेस्टिगेट कर रही है। मार्को नाम के साथी से कुछ सबूत लेकर वो कातिल को ढूंढने फ्लोरेंस में आई है, और वो कातिल कोई और नहीं अल्फ्रेडो ही है जो एना का सच जान चुका है। अल्फ्रेडो ने ही एना की बंदूक चुराई थी और आज एना की बीमारी के बारे में जानकर वो उसका फायदा उठा रहा है। एना की बीमारी का इस्तेमाल करके अल्फ्रेडो ने उसे अपने वश में कर लिया और उसे किडनैप करके अपने साथ ले गया। वो एक ऐसा राक्षस है जो लड़कियों को तड़पाकर उनके साथ जबरदस्ती करता है और उन्हें मार देता है। मगर एना किडनैप होते ही उसकी चंगुल से निकलने में कामयाब हुई और अल्फ्रेडो ने उसे जिंदा छोड़ दिया, जिसकी वजह से वो किसी तरह पुलिस के पास पहुंच गई। एना ने पुलिस को अल्फ्रेडो के बारे में सब कुछ बताया और उसे डॉक्टर ने बताया कि उसकी याददाश्त कुछ दिनों में पूरी तरह लौट आएगी। अपने आप को बदलकर एना कुछ दिन बाद वापस अपने शहर लौटने लगी, मगर ना तो उसकी बीमारी ठीक हुई और ना ही उसकी याददाश्त वापस आई और वो खुद को चोट पहुंचाने लगी। वो अपने बॉयफ्रेंड मार्को को भी पहचान नहीं पाई, मगर अपनी बीमारी को वो कुछ हद तक कंट्रोल करना सीखने लगी। वो पेंटिंग्स में पूरी तरह खोने से बचने की कोशिश में अपने आप को चोट पहुंचाने लगी और धीरे धीरे उसे सब कुछ याद आ गया। एना के साथ फ्लोरेंस में जो कुछ हुआ उसके लिए उसका कैप्टन अपने आप को जिम्मेदार मानने लगा और फ्लोरेंस में हुए हादसे की वजह से अब एना सदमे में पहुंच गई है। एना का कहना था कि अल्फ्रेडो उसे ढूंढते हुए उसके पास जरूर आएगा, क्योंकि वो एना को मार सकता था, फिर भी उसने उसे मारा नहीं। कैप्टन के कहने पर एना थेरेपी लेने लगी और थेरेपी की मदद से वो फ्लोरेंस में हुई हर एक बात याद कर पाई। एना की बीमारी के बारे में उसे पूरी तरह समझाया गया और उसे बताया गया कि दुनिया में एना जैसे कई और लोग हैं जो स्टेंडाल सिंड्रोम से पीड़ित हैं। ये सुनकर एना को राहत मिली और उस शाम मार्को उससे मिलने उसके घर आ पहुंचा। वो एना को बेहतर महसूस कराना चाहता था, पर एना इतना ज्यादा बदल गई थी कि मार्को को लगने लगा कि उसके सामने कोई अनजान लड़की खड़ी है। उसका बर्ताव इतना डरावना हो गया था कि मार्को भी उससे दूर चला गया और एना समझ नहीं पाई कि वो एक मर्द जैसा बर्ताव क्यों करना चाहती है। उसने अपने थेरेपिस्ट को बताया कि वो बार बार खुद के हाथों में चोट पहुंचाने लगती है, मगर अब उसे दर्द परेशान नहीं करता। थेरेपिस्ट ने समझाया कि उसके साथ हुआ हादसा और उसकी बीमारी उसे इस हद तक परेशान कर रहे हैं कि वो अपने आप से नफरत करने लगी है। इसलिए सबसे पहले एना को ये सोचना बंद करना होगा कि उसके साथ हुए हादसे के लिए वो खुद जिम्मेदार है। एना ने जिस शहर को सालों पहले पीछे छोड़ा था, आज उसे उसी शहर में जाने की सलाह दी गई ताकि वो इस सारे माहौल से दूर रह पाए। और जब वो अपने पुराने घर में लौटी तो उसे देखकर उसके सारे दोस्त खुश हुए, मगर उसके दोनों भाई उसे देखकर ये कहने लगे कि वो छोटे बालों में किसी मर्द जैसी दिखती है। और इस बात ने एना के पिता को नाराज कर दिया, क्योंकि एना सालों बाद अपने घर लौट कर आई थी। एना की कभी अपने भाइयों से बनी नहीं, इसलिए वो घर से दूर रहना चाहती थी, मगर अपने शहर लौटकर उसे वो दिन याद आ गया जब उसे पहली बार अपनी बीमारी के बारे में पता चला था।
उसने थेरेपिस्ट को उस दिन के बारे में बताया और उसी दिन से वो अपने अंदर छुपे इमोशंस को पेंटिंग के जरिए बाहर निकालने लगी। एना के अंदर का गुस्सा इतना बढ़ता जा रहा था कि उसके दोस्तों को भी लगने लगा कि वो बदल गई है। सिर्फ एना वो इंसान नहीं थी जो वितेर्बो नाम के उस शहर में आई थी, बल्कि अल्फ्रेडो भी वहाँ आ पहुंचा था और उसने एक लड़की के साथ जबरदस्ती करके उसे जान से मार दिया था। मार्को ने एना को इस हादसे के बारे में बताया और कहा कि चाहे अल्फ्रेडो वहीं मौजूद हो, मगर पुलिस एना को सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश करेगी। मार्को ने 2 पुलिस वालों को हर वक्त एना की रखवाली का काम दिया, मगर वो ये जानकर हैरान हो गया कि एना उन लड़कियों और औरतों से बात करना चाहती है जिनके साथ अल्फ्रेडो ने गलत किया है। एना ने अल्फ्रेडो की पत्नी से भी बात करने की कोशिश की, मगर उसने कोई भी जवाब देने से इनकार कर दिया। कुछ विक्टिम्स के पतियों से बात करने पर एना को वो सब कुछ पता चला जो अल्फ्रेडो ने उन लोगों के साथ किया था। एक रात जब एना घर लौट कर आई तो उसने देखा कि उसका कमरा पेंटिंग से भरा हुआ है और उसी वक्त उसे अल्फ्रेडो का कॉल भी आया। अल्फ्रेडो एना को ढूंढकर उसके घर में घुसने में कामयाब हुआ। उसने पुलिस वालों को भी जान से मार दिया और एना को फिर एक बार किडनैप करके उसे अपने साथ ले गया। उसने फिर एक बार एना के साथ जबरदस्ती की और मार्को घंटों तक एना को ढूंढने की नाकाम कोशिश करता रहा। अपना काम पूरा करके अल्फ्रेडो अगले शिकार को ढूंढने निकल पड़ा और एना वही पूरी रात फंसी रही। सुबह होते ही उसने देखा कि वहाँ मौजूद दीवारों पर पेंटिंग्स हैं और उन पेंटिंग्स को देखकर एना इतना ज्यादा डर गई कि चिल्ला चिल्ला कर उसने अपने आप को आजाद कर दिया। और जब अल्फ्रेडो लौटकर उसके पास आया तो एना ने उस पर हमला कर दिया। इस बार एना अल्फ्रेडो पर भारी पड़ी और उसने अल्फ्रेडो को तड़पा तड़पा कर उसे बुरी तरह पीट दिया। एक अधमरे अल्फ्रेडो को वो घसीटते हुए पहाड़ से नीचे ले जाने लगी और खुद किसी सीरियल किलर की तरह अल्फ्रेडो से बातें करते हुए उसने उसे नदी में फेंक दिया। जल्द ही पुलिस वाले एम्बुलेंस लेकर वहां आ गए, पर मार्को और उसका कैप्टन ये सोचकर परेशान हो गए कि अल्फ्रेडो की लाश नदी में बहकर गायब हो गई है। जिस हालत में एना ने अल्फ्रेडो को नदी में फेंका था, उस हालत से जिंदा बचकर निकलना मुश्किल है। इसलिए बेफिक्र होकर एना वापस रोम चली आई। वो अपनी पुरानी जिंदगी में लौटने की कोशिश करने लगी और तब कैप्टन एना को अल्फ्रेडो की पत्नी के पास ले गया। अल्फ्रेडो के घर में जाकर एना को पता चला कि वो अलग अलग पेंटिंग्स इकट्ठा कर रहा था, जिन्हें वो एना के सामने लाकर उसकी बीमारी का फायदा उठा सकता था। एना का कहना था कि अल्फ्रेडो अब भी जिंदा है और एना को अब भी पाना चाहता है। एना अपनी बीमारी से बाहर आने में अब कामयाब हो चुकी थी और एक दिन पेंटिंग्स की दुकान में उसकी मुलाकात मारी नाम के लड़के से हुई। एना को ये बात अजीब लगी कि उसे एक लड़की का नाम दिया गया है, मगर मारी एक फ्रेंच लड़का है, इसलिए ऐसे नाम लड़कों को भी दिए जाते हैं। मारी और एना मिलते ही एक दूसरे को पसंद करने लगे, मगर एना के थेरेपिस्ट को उसकी फिक्र हो रही थी क्योंकि एना अब वो चीजें करने लगी जो अल्फ्रेडो किया करता था, जैसे कि पेंटिंग्स को निहारना और उन्हें खरीद कर अपने घर ले आना। मारी के साथ रहकर एना नॉर्मल होने लगी, मगर एक दिन उसने मार्को से कहा कि उसे अपने घर के पास अल्फ्रेडो जैसा दिखने वाला आदमी नजर आया। एना का ये डर दूर करने के लिए मार्को उसके घर में वक्त बिताने लगा और तभी एना को एक कॉल आया। एना ने मार्को को बताया कि वो कॉल अल्फ्रेडो का था और अल्फ्रेडो उसके और मारी के रिश्ते के बारे में जान गया है। उसने ये भी कहा कि अल्फ्रेडो का कहना था कि वो मारी को मारना चाहता है। उस वक्त मार्को को पहली बार मारी के बारे में पता चला, मगर वो कुछ भी कह नहीं पाया। मार्को को बिना बताए एना मारी से मिलने उसके म्यूजियम चली गई और जैसे ही वो उससे मिलकर वहाँ से निकली, मारी को लगा कि कोई और उसके पास आ चुका है। जल्द ही ये खबर सामने आई कि किसी ने मारी को जान से मार दिया है और मारी की मौत के बारे में जानकर एना चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। वो उसकी मौत बर्दाश्त नहीं कर पाई और जल्द ही उसकी मुलाकात मारी की माँ से हुई। एना अब हर वक्त ये सोचकर डरने लगी कि अल्फ्रेडो उस तक पहुंच गया है और जैसे ही उसके दरवाजे तक अल्फ्रेडो पहुंचा, उसने मार्को को बुलाने की कोशिश की, मगर मार्को ने उसके कॉल्स का कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वो अल्फ्रेडो को ढूंढने में बिजी था। अल्फ्रेडो से बचकर जब वो घर से दूर भागी तो उसके सामने उसका थेरेपिस्ट आ गया जो उससे एक सवाल पूछना चाहता था। अपने थेरेपिस्ट के घर जाकर एना ने बताया कि अल्फ्रेडो उसका पीछा नहीं छोड़ रहा, उसे एना की हर हरकत और उसके हर कदम की खबर है, मगर थेरेपिस्ट समझ नहीं पाया कि वो ऐसा कैसे कर पा रहा है। उसी वक्त मार्को को नदी किनारे अल्फ्रेडो की लाश मिल गई और एना का थेरेपिस्ट भी समझ गया कि एना उससे कुछ छुपा रही है। जैसे ही मार्को ने एना के थेरेपिस्ट तक लाश की खबर पहुंचाई, वो समझ गया कि अल्फ्रेडो ने कभी मारी का कत्ल किया ही नहीं था। मारी को असल में एना ने मारा है क्योंकि वो बिल्कुल अल्फ्रेडो जैसी बन चुकी है। वो एक कातिल तब बनी जब उसने अल्फ्रेडो को जान से मारा और तब से वो पूरी तरह अपने आप को अल्फ्रेडो समझने लगी है। जब मार्को थेरेपिस्ट के घर पहुंचा तो उसे पता चला कि एना ने अपने थेरेपिस्ट को भी जान से मार दिया है।
एना कहने लगी कि उसका थेरेपिस्ट वही करना चाहता था जो अल्फ्रेडो ने उसके साथ किया था और उस थेरेपिस्ट ने ही मारी को मारा है। मार्को को एना की बातें सुनकर समझ आया कि अल्फ्रेडो ने उसके दिमाग पर ऐसा असर किया है कि वो ये सोचने लगी है कि अल्फ्रेडो उसके अंदर बसा हुआ है। मार्को एना को शांत करके उसे अपने साथ ले जाना चाहता था, मगर वो ये नहीं जानता था कि एना उसे भी जान से मारने वाली है। एना अब पूरी तरह अपने आप को अल्फ्रेडो समझने लगी और खुद भी एक सीरियल किलर बन गई। वो सड़क पर बड़बड़ाते हुए वहाँ से दूर जाने लगी, मगर उसका सच पुलिस के सामने आ गया और बिना वक्त गवाए एना को पकड़कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। एना के कैप्टन ने उसकी दिमागी हालत समझते हुए उसे शांत करने की कोशिश की और इस तरह एना को कोई भी और गुनाह करने से रोक दिया गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।